वो भाई 8 करोड़ अवाम मुत्तहिद तो हो, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। यहां पे एक सिपाही किसी मोहल्ले में रह रहा हो ना, तो वो उस मोहल्ले का सांस खुश्क हुआ होता है। थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं, थोड़ा सा हौसला लाएं। कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून के मुताबिक करे, कानून के मुताबिक आपको झेलना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से करे, आप खड़े हो जाए। यकीन माने, अगर पूरी कौम 1 साल के लिए ये तकलीफें काट ले कि जी हम इसके खिलाफ दरखास्तें देंगे तो हमें भी दफ्तरों में जाना पड़ेगा, 1 साल मुत्तहिद हो जाए, हर डिपार्टमेंट के बंदे को ये पता चल जाए कि मैंने गैर कानूनी काम किया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगी अवाम, 10,000 दफा सोचेगा काम कर रहे हैं। लेक्चर देने से पहले मेरी एक बहुत ही मुद्दबाना आजिज़ाना एक आपसे दरख्वास्त है कि मैं 3 बजे से 5 बजे तक कॉल्स लेता हूँ। मेरा वो ऑफिस टाइमिंग का टाइमिंग है, मैं अपना वक्त निकाल के आपकी कॉल्स लेता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि अगर आपको 3 से 5 बजे तक टाइम नहीं मिलता तो मुझे वॉइस मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 0347 0006619। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपके वॉइस मैसेज का जवाब दे दिया करूंगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिले। मेरी ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, ना कि ये हो कि मेरी ऑफिस टाइमिंग में डिस्टर्बेंस हो और ये सिलसिला यहां पे ख़त्म हो जाए। अब जब इन्वेस्टिगेशन आती है आईओ के पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, तो वो जिस दिन सो के उठेगा, तफ्तीश की फाइल अपने पास लेके आएगा, उस दिन जब वो तफ्तीश शुरू करेगा उसका वक्त और डेट लिखेगा उस फाइल में। जिन परतों को जिम्निया कहते हैं, 172 सीआरपीसी, वो वक्त लिखेगा जब उसने तफ्तीश शुरू की, क्या क्या किया वो सारा कुछ लिखेगा। एंड पे जिस दिन वो अपनी जिम्नी बंद करेगा तो उस वक्त भी टाइम लिखेगा कि इस वक्त मैंने अपनी जिम्नी बंद कर दी, मैंने अपनी तफ्तीश बंद कर दी। अब यहां पे अजीब सा ट्राइका चलता है। इस स्टेज पे, तफ्तीश के इब्तदाई स्टेज पे, अब पुलिस हायरार्की जो है वो अपर लेवल पे जुडिशरी के साथ जो उनकी इंटीमेसी चलती है, वो कहते हैं जी प्लीज हमारे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मुदाखलत ना कीजिए। कोर्ट्स मान लेती हैं, कोर्ट्स ने बेशुमार जजमेंट्स दे दी कि इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। अब कभी आपने सोचा है कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कोर्ट नहीं करेगी, इसका मतमा नजर क्या है, इसका मकसद क्या है? कोर्ट इसलिए इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं करती कि कल को ये कोर्ट को ना ब्लेम दें कि जनाब हमें तो इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दी गई, हम क्या करें, हमें तो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दी गई, हमारे तो इसमें भी कोर्ट ने टांग, इसमें भी हम क्या करते। प्रोसिक्यूशन को तो कोर्ट ने इब्तदाई स्टेज पे ही कर दिया। अब कोर्ट कहती है कि हम इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस करने की इजाजत दे दी जाए, कोई भी गुनाहगार नहीं बच सकता, कोई गुनाहगार नहीं बच सकता। अब जब हम जाए कहते हैं जी कि ये कानून है कि केस डायरी जब शुरू हुई है उसका वक्त और जब खत्म हुई है उसका वक्त, 3 दिन रहा है मुलजम, कुछ नहीं प्रोग्रेस, मजीद रिमांड क्यों दिया जाए? ये इसका बड़ा वैल्यूएबल राइट है, जिस्मानी रिमांड क्यों मेरा जिस्म किसी के हवाले किया जाए? कोर्ट कहती है कि कल को इन्होंने ब्लेम करना है कि जी हमें टाइम नहीं दिया गया, वो मजबूरन टाइम दे देती है, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है। अब पुलिस वाले अंडरस्टैंडिंग से टाइम इंटरफेरेंस भी ख़त्म करवा लेते हैं कोर्ट की, बाद में इनकी नालायकियों की वजह से, इस्तगासा की नालायकियों की वजह से, गवाहान की नालायकियों की वजह से वो मुलजम बरी हो जाता है, तो फिर जनाब वाम कहती जी वो कोर्ट ने छोड़ दिया। पुलिस को कोई ब्लेम नहीं करता। पुलिस को ब्लेम करने के लिए सिर्फ इस हद तक हम मौजूद है, पुलिस राशि है, पुलिस बदमाश है, पुलिस ब्लैकमेलर है। ओ भाई, आप
पूरे पाकिस्तान में, चले पाकिस्तान छोड़े, पंजाब में तकरीबन ये 10 करोड़ का सूबा बन चुका हुआ है, 8 करोड़ लगाते हैं, 8 करोड़ बंदे को टोटल मेरे ख्याल में 2 से 2.25 लाख पुलिस ऑफिशियल्स डिप्यूट है, बंधे हुए हैं, कानूनी तौर पर बंधे हुए हैं इन किताबों के। ओ भाई 8 करोड़ अवाम मुत्तहिद तो हो, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। यहां पे एक सिपाही किसी मोहल्ले में रह रहा हो ना, तो वो उस मोहल्ले का सांस खुश्क हुआ होता है। थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं, थोड़ा सा हौसला लाएं। कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून के मुताबिक करे, कानून के मुताबिक आपको झेलना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से करे, आप खड़े हो जाए। यकीन माने, अगर पूरी कौम 1 साल के लिए ये तकलीफें काट ले कि जी हम इसके खिलाफ दरखास्तें देंगे तो हमें भी दफ्तरों में जाना पड़ेगा, 1 साल मुत्तहिद हो जाए, हर डिपार्टमेंट के बंदे को यह पता चल जाए कि मैंने गैर कानूनी काम किया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगी अवाम, 10,000 दफा सोचेगा काम करने से। अब जब अदालतें लीनियंट व्यू लेती हैं, अब ये 173 की रिपोर्ट चलान जब सबमिट होता है, SHO इज ड्यूटी बाउंड टू अंडरटेक कि मैं तमाम शहादत आपके सामने जिस दिन ये चलान पेश होगा मैं तो आपके सामने पेश करूंगा। ये सब सेक्शन 5 में पढ़े देता हूं। वेयर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स अ रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 ही शेल का मतलब है लाजमन, along with the report produce the witnesses in the case except the public servants and the magistrate shall bind such witnesses for appearance before him or some other court on the date fixed for trial। कौन सा चलान जमा होता है? मुझे तो 18 साल में एक चलान नहीं नजर आया कि जिसमें SHO ने चलान अदालत में पेश किया हो और अपने साथ लाइन में लगा के जो प्राइवेट विटनेसेस हैं वो अदालत में पेश किए हों कि जनाब ये कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में ये प्राइवेट विटनेसेस हैं, ये गिन लें, सारे मैंने पेश कर दिए हैं, और अदालत उनको बाउंड करे कि ट्रायल कोर्ट जब भी आपको बुलाएगी आपने हाजिर होना। ये प्रोसीजर 18 सालों में मैंने एक केस में नहीं देखा। बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद यह है कि प्रोसिक्यूटर उस केस फाइल को क्यों पुट करता है अदालत के सामने जब यह रिक्वायरमेंट उसके सामने नहीं है। प्रोसिक्यूशन क्यों जलालत उठाती है जब कानून ने कहा है कि SHO तमाम गवाहान को पेश करेगा जिस दिन वो चलान सबमिट करेगा। प्रोसिक्यूशन खुद जलालत उठाती है। जब हम इस किताब से बाहर निकलते हैं, जब इस किताब के कानून को हम इग्नोर करते हैं, तो खा वो इस्तगासा हो, खा वो मुल्ज़मान हो, वो खफत ही उठाएंगे, वो नुकसान ही उठाएंगे। मैंने एक लेक्चर में एक आपको बात बताई थी कि देखें, जब आता है ना नाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मीन्स a person who knows the law, a person who is expert in digging out the truth from the surface। वो एक एक्सपर्ट का एक इमेज आता है कि इन्वेस्टिगेशन का एक एक्सपर्ट आदमी है, वो ये सारे काम करेगा। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करता है? वो केस का बेड़ा गर्क कर देता है। मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं कि मुद्दई का खराब किया हुआ स्टेट केस जिसमें मुल्ज़मान बेगुनाह करार दिए गए, मैंने उनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की और उस प्राइवेट कंप्लेंट में सजाए मौत करवाई। पुलिस ने बेड़ा गर्क किया हुआ था, रिकवरीज फारग, नक्शा मौका फारग, इंक्वेस्ट रिपोर्ट फारग, पैसा पकड़ा हुआ था,
मजबूरन प्राइवेट कंप्लेंट करनी पड़ी, और प्राइवेट कंप्लेंट में वो सब के सब जो हैं वो सजा हुए, कुछ को सजाए मौत हुई, कुछ को उम्र कैद हुई। अब ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप खुदा ना खास्ता आप मुद्दई हैं। खुदा ना खास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फौजदारी केस में जब आप नुकसान उठाएंगे तो मुद्दई बनेंगे, खुदा ना खास्ता आप मुल्ज़म हैं। खुदा ना खास्ता आप मुल्ज़म इसलिए हैं कि बेगुनाह है, तो गुनाहगार की मैं बात नहीं कर रहा। तो आपको इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, बल्कि आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसे चलाना चाहिए। अब मैंने आपको पहले डिटेल लेक्चर दे दिया कि आपको अगर इन चीज़ों का पता है। अब रिसेंटली एक केस हुआ, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो था 408 ताज़ीरात पाकिस्तान। एक क्लर्क ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मुजरमाना नीयत से अमानत में ख़यानत की। उसने अकाउंट्स में रद्दोबदल किया और तकरीबन कोई 14 से 15 लाख रुपया उड़ा के ले गया। अब उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसकी तफ्तीश जारी हुई तो उसने गवाहान के सामने ये इकरार किया कि मैं 4 लाख रुपया आपको बरामद करवा सकता हूं, बाकी मैं खर्च चुका हूं। मुद्दई को कहा कि मेरे साथ 4 लाख रुपया अब ले लो और बाकी की किस्तें कर लो। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। मैं आपको केस नंबर बता देता हूं, शहर का नाम बता देता हूं, ये जिस शहर का ये मुकदमा है। उस तफ्तीशी अफसर ने मुलजम को कहा, तू की किस्तां करनियां ने, तू साढ़े ना मुख, असी प्लस्तर कर देंगे। मुद्दई ने कहा कि मुझे सोचने का टाइम दो। वो अगले दिन आया, उसने कहा ठीक है 4 लाख रुपया बरामद करवाओ और बाकी तुम 50-50 हज़ार रुपये की किस्तें कर लो। उसने कहा नहीं जी, वो मुझे पता चला है तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। अब तफ्तीशी अफसर क्या कह रहा है, चल तू 1 लाख बरामद करा। उसको घर ले जाता है, घर से 1 लाख रुपया लेके आता है। अब रिकवरी मेमोस क्या बना रहा है, 20,000 रुपया इसने फलां जगह से झाड़ियों में से निकाल के दिया। अब बंदा पूछे कि वो कौन सा ऐसा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने वाला मुल्जम है जो शाराए आम पे साइड पे लगी हुई झाड़ियों में 20,000 रुपया फेंक के चला जाए। और वो 20,000 रुपया 2 महीने पहले वकूआ हुआ है और वो 20,000 रुपया 2 महीने से वहां पे पड़ा हुआ। 20,000 रुपया झाड़ियों से बरामद करवाया, 80,000 रुपया अपने घर से ला के दिया, 1 लाख रुपया तफ्तीशी अफसर को दे दिया। अब तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उसकी बेल लगी। जज साहब ने पहला सवाल किया कि जी वो कौन सी इस मुल्क में झाड़ियां हैं आबादी में कि जिसमें 2 महीने तक 20,000 रुपया पड़ा हुआ है और कोई गुजरने वाला नहीं उठा रहा। क्या उन नोटों पे ये लिखा हुआ था कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत नोट लिए गए हैं, करेंसी नोट्स, और इसके बारे में एक मुकदमा भी दर्ज है, इसको हाथ नहीं लगाना। माफौकुल फितरत बातें। और मजेदारी की बात आपको बताएं कि तो उस तफ्तीशी अफसर ने 3 लाख रुपया उनसे लिया और वो जो 1 लाख रुपए की तड़ी लगा गया होगा, चौधरी साहब बैठे 1 लाख रुपया इत्ते ही पाना है, असी बाद सपुरदारी करा लांगे। चौधरी साहब ने कहा तुहाडी मेहरबानी। चौधरी साहब शाम को मेरा आएगा सिपाही, आ जाए जी। अब चौधरी साहब से भी 50,000 रुपया ले लिया, 3 लाख रुपया मुलजम से भी ले लिया। अब चौधरी साहब को पता चल रहा है जब बहस हुई है उसमें कि जनाब इसने तो 20,000 किसी झाड़ियों में से। अब चौधरी साहब फिर मुतमईन हो गए। उसने बुलाया, वो यार तू है की कीता है, 20,000 तू झाड़ियां दे चुका था। चौधरी साहब की करते, उन्होंने घरों ही सारा कुछ बरामद करता। 20,000 ही ना, 80,000 तो जज नूं नजर ही नहीं आया। 80,000 तो घरों ही बरामद कराया ना उन्हें।
जज ਨੂੰ 80,000 नज़र नहीं आया, 20,000 झाड़ियां का नज़र आ गया। ਉਹ नहीं सर जी, वो सदर कराया सी, उन्होंने सदर को अप्रोच करा के तो बेल कराई है। भाई कैसे हो सकता है? आप लोग विजिलेंट हो, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे ध्यान दें अगर कत्ल का केस है, रिकवरी मीमोज पे ध्यान दें, नक्शा मौका पर ध्यान दें। क्या नक्शा मौका जो गवाहान कह रहे हैं उसके मुताबिक ही बना? जो कंप्लेनेंट अपनी FIR में लिखवा रहा है वैसे ही बना? नक्शा बरामदगी देखें, क्या नक्शा जो है बरामदगी जिस जगह से हुई है उसके मुताबिक ही बना? ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह देखनी चाहिए।